इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जगह को दिखाते हुए, जहां पर एक आदमी गाड़ी लेकर लगातार जा रहा था। तभी उस आदमी के ठीक सामने एक दूसरा आदमी आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा घायल था और वो अचानक से जमीन पर गिरकर अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। मरने से पहले उसने सिर्फ एक वर्ड कहा होता है, कैसल गार्ड। अब उस आदमी के मरने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। पुलिस ऑफिसर्स तो उस आदमी के बारे में सारी जानकारी पता कर रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो आदमी आईसीटी कंपनी के लिए काम किया करता था। इसीलिए ऑफिसर आईसीटी कंपनी में भी पहुंच जाते हैं उसके बारे में पता करने के लिए। दरअसल जो आदमी मरा उसका नाम टॉप था, जो कि आईसीटी कंपनी में एक आर्कियोलॉजिस्ट का काम किया करता था। जब ये बात आईसीटी कंपनी के ओनर्स को पता चली, तब वो अपने एक सिक्योरिटी एम्प्लॉय को कहने लगे कि टॉप की मौत के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए और इस मामले को जल्द से जल्द दफन कर दो, क्योंकि इन सारी चीजों से उनकी कंपनी को काफी नुकसान हो सकता था। अब हमें कैसल गार्ड नाम की उस अनोखी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एडवर्ड, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। दरअसल एडवर्ड भी आईसीटी कंपनी के लिए काम किया करते थे, लेकिन उन्हें कुछ समय से लग रहा होता है कि आईसीटी कंपनी उनसे कुछ छुपा रही है और उन्हें इस बारे में जल्द से जल्द पता करना था। इसीलिए प्रोफेसर एडवर्ड अपने बेटे क्रिस को अपनी टीम के साथ काम करने के लिए कहते हैं, जो उसके रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर एडवर्ड निकल पड़े थे अपनी आईसीटी कंपनी की तरफ। अब उनका बेटा क्रिस टीम के पास चला जाता है रिसर्च करने के लिए, जहाँ पर एंड्रे नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट उसे दिखा रहा था अपनी खोज के बारे में। दरअसल उनकी टीम को खुदाई के दौरान कुछ ऐसी प्राचीन मूर्तियां मिली होती हैं जो कई 100 साल पुरानी थी। ये लेडी क्लेयर की मूर्ति होती है, जो उस समय काफी ज्यादा फेमस थी। दरअसल लेडी क्लेयर को कई सारे गांव वालों ने मिलकर मार दिया था। लेडी क्लेयर के मूर्ति के साइड में एक योद्धा भी होता है जिसके कान कटे हुए थे। कहा जाता है कि लेडी क्लेयर और उसके योद्धा के मरने के बाद ही उनके गाँव में पूरी तरीके से क्रांति आ गई थी और पूरी ब्रिटिश आदमी जो उन सभी पर अत्याचार करती थी, उनसे उन्हें छुटकारा मिल गया। उन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में केट नाम की भी लेडी होती है जो अपना रिसर्च कर रही थी। वो सभी लोग मिलकर एक गुफा में जाते हैं जो कि एक मोनेस्ट्री थी। उन्हें उम्मीद होती है कि वहाँ पर उन्हें कुछ प्राचीन चीजें मिल जाएं। अब केट अपने बाकी टीम के साथ जब अंदर आई, तब सामने एक अजीब तरीके की मूर्ति होती है, पर वो मूर्ति जगह जगह से टूट चुकी थी। इसीलिए केट बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है कि उनका ये मिशन फेल हो चुका था। केट को तो उस गुफा के अंदर एक अजीब तरीके का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर लेटर लिखा हुआ था। यहाँ एंड्रे पूरी तरीके से शॉक हो गया, क्योंकि उसे चश्मे का एक ग्लास मिला होता है और अब वो यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठा करके गुफा से बाहर निकल गए थे। लेकिन उन्हें एक बात समझ में नहीं आ रही होती कि गुफा तो कई हजार सालों पुरानी है और उस समय चश्मों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो फिर ये ग्लास गुफा में क्या कर रहा है। अब वो लेटर अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें बताया गया था कि ये सन 1370 का है, जिसके अंदर लिटरली प्रोफेसर एडवर्ड के सिग्नेचर थे और उन्होंने लिखा था कि हेल्प मी। लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड तो 2 दिन पहले ही आईसीटी कंपनी में गए होते हैं। आखिरकार वो इतने साल पहले गुफा में क्या कर रहे होंगे। उन सभी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि उस चश्मे के ग्लास का लेंस भी प्रोफेसर एडवर्ड का ही है। इसीलिए क्रिस आईसीटी कंपनी में कॉल लगाता है अपने फादर के बारे में जानने के लिए। उसने सब कुछ बता दिया था कि मेरे फादर तो 2 दिन पहले यहाँ से गए थे, लेकिन कई हजार सालों वाली पुरानी गुफा में हमें उनका लेटर मिला हुआ है। अब ये बात जानने के बाद आईसीटी कंपनी वाले उन सभी को अपने हेडक्वार्टर में बुलाते हैं। क्रिस और केट अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच गए थे। अब कंपनी के वो दोनों ओनर्स बता रहे होते हैं कि कुछ समय पहले हमने एक टेलीपोर्टेशन मशीन का आविष्कार किया था। हमें लगा कि ये मशीन किसी भी इंसान को एक जगह से टाइम ट्रेवल करके दूसरी टाइमलाइन में भेज सकती है, लेकिन कुछ ही समय में हमारी टीम ने टाइम ट्रेवल करके वापस आने का भी तरीका खोज निकाला था। एक तरीके से ये वर्म होल है जो सन 1370 में कैसल कार्ड के अंदर भेजता था और कोई भी गया हुआ आदमी 1 घंटे बाद वापस आ सकता था। जब प्रोफेसर एडवर्ड को इन सारी चीजों के बारे में पता चला, तब उन्होंने भी कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। प्रोफेसर एडवर्ड फ्रैंक नाम के अपने एक साथी के साथ 1370 के अंदर चले गए टाइम ट्रेवल का यूज करके। हालांकि उन्हें 1 घंटे में लौटना था। फ्रैंक तो वापस लौट गया, लेकिन प्रोफेसर एडवर्ड वहीं पर रह गए और अब उन्हें लाने के लिए किसी को टाइम ट्रेवल करके 1370 में जाना होगा। क्रिस को अब किसी भी तरीके से अपने फादर को बचाना था, इसीलिए वो टाइम ट्रेवल करने के लिए रेडी हो जाता है। क्रिस को देखकर उसकी टीम के सारे साथी भी तैयार हो गए थे उसकी मदद करने के लिए और अब कंपनी के दोनों ओनर्स तैयार करने लग जाते हैं उन्हें टाइम ट्रेवल के प्रोसेस बताने में। सभी लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहन लिए थे। कंपनी के ओनर्स ने उन सभी को एक एक लॉकेट का डिवाइस दिया होता है, जिसे दबाने पर वो टेलीपोर्ट हो जाएंगे वापस हमारी दुनिया में। और अब वो सारे लोग एवेंजर्स की तरह एक मशीन के ऊपर खड़े होते हैं जो कि उन्हें टेलीपोर्ट करेगी 1370 में। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर मशीन ऑन होने के बाद वो सभी लोग टेलीपोर्ट हो गए थे जंगलों में, यानी कि ये समय था 1370 का। हालांकि उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि कहाँ जाना है, बट उन्हें आगे तो बढ़ना ही होगा। तभी अचानक उन सभी के सामने एक लेडी भागते हुए आ रही
थी और कह रही थी कि जल्द से जल्द छुप जाओ। क्रिस, केट और सारे लोग पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वहाँ घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजी सैनिक आ चुके थे जो कि उन सभी लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। सैनिकों ने तो क्रिस के एक सिक्योरिटी वाले आदमी को देख लिया था जिसके ऊपर वो लगातार तीर मारते हैं, इसीलिए उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए जेब से एक ग्रेनेड निकाला। पर तब तक उस आदमी ने अपना वो लॉकेट वाला बटन दबा दिया होता है जिससे कि वो वापस अपने टाइमलाइन में टेलीपोर्ट हो गया था। उसकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो ग्रेनेड उसने चालू किया था वो वहीं पर गिर गया था। और अब ग्रेनेड ब्लास्ट होने के कारण आईसीटी कंपनी में जो टेलीपोर्टेशन मशीन थी वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। टेलीपोर्टेशन मशीन खराब हो चुकी थी और अब उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे, क्योंकि अगर उन लोगों ने जल्द से जल्द टेलीपोर्टेशन मशीन को ठीक नहीं किया तो क्रिस और बाकी लोग जो 1370 में गए हैं वो कभी वापस ही नहीं लौट पाएंगे। अब यहाँ जंगल के अंदर उन सारे अंग्रेजी सैनिकों पर फ्रेंच सैनिक हमला कर दे रहे थे, जिससे कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। अब वो लेडी केट, क्रिस और उनकी पूरी टीम को लेकर एक अलग जगह पर आ जाती है। इस जगह का नाम कैसल गार्ड था, यानी कि वही जगह होती है जहाँ पर क्रिस की टीम प्रेजेंट टाइम में खुदाई कर रही थी। ताज्जुब की बात ये होती है कि आज ही का दिन वो था जब अंग्रेजी सैनिक कैसल गार्ड पर हमला कर देंगे और आज के आज ही कैसल गार्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब तो अंग्रेजी सैनिक भी वहाँ आ जाते हैं जो उन सभी पर हमला करने लगे थे। वो लेडी तो अपनी जान बचाकर भाग गई थी, लेकिन क्रिस के बाकी दोस्त अंग्रेजी सेना की कैद में हो जाते हैं। दरअसल अब पूरे फ्रेंच के ऊपर अंग्रेजों का ही राज था और वो अपनी पूरी तरीके से मनमानी कर रहे होते हैं। क्रिस और उसके बाकी साथियों को बंदी बनाकर लॉर्ड ओलिवर के सामने लाया जाता है। जब लॉर्ड ओलिवर के आदमी सभी की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं तभी उनके टीम का एक आदमी दिखाई दिया जो कि फ्रेंच की तरह दिख रहा था। उन अंग्रेजों को लगने लगा कि ये फ्रेंच का कोई जासूस हो सकता है, इसीलिए उस आदमी को तुरंत ही मार दिया गया। बाकी लोगों को वो सब काल कोठरी के अंदर बंद कर देते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस काल कोठरी के अंदर प्रोफेसर एडवर्ड भी मौजूद होते हैं। क्रिस अपने फादर को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। एडवर्ड ने बताया कि जब वो इस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था तब अंग्रेजी सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये कह दिया कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मैं तुम सभी के लिए एक ऐसी आग बना सकता हूँ जो कभी बुझेगी ही नहीं। इसीलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद करके रख लिया। पर अब उन सभी को किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना ही होगा और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ना होने पर वो काल कोठरी को तोड़कर बाहर निकल रहे थे। लेकिन एंड्रे ने देखा कि अंग्रेजी सैनिकों ने उस फ्रेंच वाली लेडी को भी पकड़ लिया है, इसीलिए एंड्रे सभी को आगे जाने के लिए कहता है और वो खुद चला गया था फ्रेंच लेडी को बचाने के लिए। एंड्रे फ्रेंच लेडी को लेकर डायरेक्टली नाव के किनारे आ जाता है और पानी के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। एंड्रे उस फ्रेंच लड़की को लेकर किनारे पर आ गया था, तब सारे फ्रेंच सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर बाद में एंड्रे को पता चला कि ये फ्रेंच लेडी दरअसल लेडी क्लेयर है, जिसकी सेम मूर्ति एंड्रे को प्रेजेंट टाइम में मिली थी। लेडी क्लेयर फ्रांस के राजा की बहन होती है, इसीलिए अब अपने भाई के साथ मिलने पर लेडी क्लेयर काफी इमोशनल हो चुकी थी। जब लेडी क्लेयर के भाई को पता चला कि एंड्रे ने उसकी बहन की जान बचाई है तो वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। बट एंड्रे उन सभी को बता रहा था कि मुझे यहाँ से जाना होगा अपने साथियों को बचाने के लिए। लेकिन वो फ्रांस के राजा को कह रहा होता है कि अपनी बहन लेडी क्लेयर का ख्याल रखना, क्योंकि आज वही दिन है जब लेडी क्लेयर को फांसी हो जाएगी और पूरे फ्रांस में क्रांति आ जाएगी। एंड्रे नहीं चाहता था कि लेडी क्लेयर की मौत हो, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था और अब तो उसी जगह पर लेडी क्लेयर भी अपने प्यार का इजहार कर देती है। वहाँ अंग्रेजी सिपाहियों ने क्रिस, केट और सभी आदमियों पर हमला करके उन्हें पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। प्रोफेसर एडवर्ड और बाकी लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन क्रिस और केट किसी भी तरीके से बचकर वहाँ से भाग गए थे। वो दोनों तो एक मोनेस्ट्री में आ चुके होते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि वही गुफा थी जो प्रेजेंट टाइम में केट को मिली होती है। यानी कि इसी जगह पर उन्हें प्रोफेसर एडवर्ड का लेटर और चश्मे का लेंस मिला होता है। केट और क्रिस ने जब वो मूर्ति तोड़ी तब उसके अंदर से उन्हें जाने का रास्ता मिला। ये रास्ता डायरेक्टली अंग्रेजों की टुकड़ी के पास जाता था। वहीं दूसरी तरफ जब एंड्रे जंगल में जा रहा होता है तभी उसे बहुत सारे अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते हैं। उन्होंने तो प्रोफेसर एडवर्ड और फ्रैंक को भी अपना बंदी बनाया था और अब अंग्रेजों की पूरी सेना फ्रांस के राजा के महल पर हमला करने जा रही होती है। फ्रैंक ने तभी अपने एक साथी विलियम को देखा जो अंग्रेजी सैनिक के साथ मिल गया होता है। विलियम फ्रैंक के साथ आईसीटी कंपनी में ही काम किया करता था। अब यहाँ विलियम ने फ्रैंक को बताया कि हाँ भले ही मैं काम करता था, लेकिन अब मैं आईसीटी कंपनी के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आईसीटी कंपनी ने मुझसे ये बात छुपाई कि जब भी हम टेलीपोर्ट करते हैं तो हमारा डीएनए कमजोर होता जाता था और काफी ज्यादा टेलीपोर्टेशन यूज करने के बाद हम मर भी सकते थे। इसीलिए विलियम आईसीटी कंपनी से नफरत करता है और इन अंग्रेजों का साथ दे रहा था। देखते ही देखते अंग्रेजों की बहुत ही बड़ी सेना फ्रांस के राजा के महल की तरफ बढ़ने लगी थी। उनके पास तो अब वो ना बुझने वाली आग भी होती है जो कि प्रोफेसर एडवर्ड ने उनके लिए बनाया था। उस आग की मदद से वो लगातार फ्रांस के महल पर हमला करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोनेस्ट्री में केट और क्रिस सारे फ्रेंच सैनिकों को समझा रहे थे कि हम इस गुफा की मदद से डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए उस जगह पर
पहुंच सकते हैं जहां अंग्रेजों का अड्डा था। इसीलिए वो अपना प्लान बनाने लग गए कि वो फ्रेंच साथियों को उस जगह पर लेकर जाएंगे। यहाँ अंग्रेजों के लॉर्ड ओलिवर के साथियों ने लेडी क्लेयर को वापस पकड़ लिया होता है और वो फ्रांस के राजा को कह रहे थे कि तुम हार मान लो, नहीं तो हम तुम्हारी बहन को मार डालेंगे। अब एंड्रे किसी भी तरीके से लेडी क्लेयर को बचाना चाहता था, इसीलिए वो अंग्रेजी सेना के सामने खड़ा हो जाता है। बट उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी जिससे कि वो धमकी देता है कि मैं इस मशाल की मदद से उस पूरे बारूद को जला दूंगा जिससे कि ये महल ब्लास्ट हो जाएगा। हालांकि लॉर्ड ओलिवर कहता है कि इससे तुम भी मारे जाओगे, इसीलिए उसने बारूद पर आग फेंक दी और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। अंग्रेजों के कई सारे सैनिक तो मारे जा चुके थे और तो और उस जगह पर केट अपने बाकी सारे फ्रेंच साथियों के साथ गुफा की मदद से आ चुकी थी, जो बाहर निकलकर अंग्रेजी सैनिकों पर लगातार वार कर रहे होते हैं। फ्रेंच सैनिकों के इस अचानक हमले के कारण अंग्रेजी सैनिक बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुके थे। एंड्रे तो यहाँ लेडी क्लेयर को बचाने के लिए विलियम से लड़ाई करता है जो अंग्रेजों के साथ मिल चुका था। विलियम ने लड़ाई करते करते एंड्रे का एक कान ही काट दिया होता है, बट एंड्रे किसी भी तरीके से विलियम को मारने में कामयाब हो गया था। वो तो लेडी क्लेयर को भी बचा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। एंड्रे बाकी लोगों को कह रहा था कि तुम सब जल्द से जल्द टेलीपोर्ट होकर प्रेजेंट टाइम में चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ अब आईसीटी कंपनी के सभी प्रेसिडेंट और एम्प्लॉइज ने वो टेलीपोर्टेशन मशीन तैयार कर ली होती है, लेकिन कंपनी का प्रेसिडेंट कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि वो सारे लोगों में से कोई वापस आए, क्योंकि अगर ये टेलीपोर्टेशन की चीजें गवर्नमेंट को पता चल गई तो वो पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर सकती है। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट इन सारी चीजों के खिलाफ था, क्योंकि ये एक तरीके से मर्डर हो जाएगा उन सभी का जिन्हें की 13वीं शताब्दी में भेजा गया है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना चाहता है, इसीलिए उसने वाइस प्रेसिडेंट को धक्का देकर बेहोश कर दिया। बट ये सारी चीजें उनका एक स्टूडेंट देख रहा होता है, जिन्हें की पता चल गया था कि प्रेसिडेंट एक बहुत ही बेकार आदमी है, वो अपनी चीजें पूरी करने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसीलिए स्टूडेंट ने प्रेसिडेंट को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और टेलीपोर्टेशन मशीन को ऑन किया। अब यहाँ 1370 में एंड्रे को ये पता चल गया था कि उसका कान कट चुका है और तभी उसे प्रेजेंट टाइम में मिली हुई लेडी क्लेयर की उस मूर्ति के साइड में एक योद्धा दिखाया जाता है जिसका भी कान कटा हुआ था, यानी कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद एंड्रे होता है। इसीलिए क्लेयर ने लेडी क्लेयर के साथ इस शताब्दी में रहने का डिसीजन ले लिया था। एंड्रे केट, क्रिस और प्रोफेसर एडवर्ड को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर लेडी क्लेयर और एंड्रे मर गए तो यहाँ पर एक क्रांति आएगी जिससे कि सभी लोग चौकन्ने हो सकते थे और उसके बाद ही अंग्रेजों का सफाया होगा। प्रोफेसर एडवर्ड, क्रिस और केट जल्द से जल्द अपने लॉकेट का बटन दबाकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। मशीन के अंदर थोड़ी सी खराबी होने के कारण वो वापस से किसी को 1370 में लेकर चली गई। वो और कोई नहीं बल्कि कंपनी का प्रेसिडेंट होता है और अब वो पूरी तरीके से 13वीं शताब्दी में फंस चुका था। प्रेसिडेंट को तो अंग्रेजी सैनिकों ने अपना दुश्मन समझकर तुरंत ही खत्म कर दिया। एंड्रे अब हमेशा के लिए लेडी क्लेयर के साथ ही वहाँ रहना चाहता था, इसीलिए वो लेडी क्लेयर को कभी छोड़कर गया ही नहीं। सभी चीजें ठीक होने के बाद गवर्नमेंट ने आईसीटी कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दिया। प्रोफेसर एडवर्ड ने अपने बेटे और टीम के साथ मिलकर नई आर्कियोलॉजिस्ट टीम बनाई जो जमीन के अंदर मौजूद कई सारी एंशिएंट चीजों को ढूंढते थे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।